Hello everyone, welcome to the dynamic study, and this is our 7th curiosity concept video. And in this video we discuss about the most important topic for your NTA environmental science, that is a environmental impact assessment. ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आपके हर ईयर के क्वेश्चन पेपर में ये 3 से 4 इससे क्वेश्चन कंपलसरी आते ही हैं। और आपके ये NTA environmental साइंस के यूनिट 8 में मेंशन किया गया है environmental assessment, मैनेजमेंट एंड लेजिस्लेशन, यानी इसी यूनिट में आपका इन्वायरमेंटल लॉ से भी रिलेटेड सारे टॉपिक और सब टॉपिक इंक्लूड किए गए हैं। देखिए EIA अभी करंट में काफ़ी इस पे बातें चल रही हैं, बिकॉज EIA 2020 का नोटिफिकेशन आया हुआ है जिसका काफ़ी लोग विरोध कर रहे हैं। तो फिलहाल आपको बेसिक से भी पता होना चाहिए कि क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या है। जब आप जानोगे तब आप समझ पाओगे कि 2020 क्या है। और उसके पहले आपको ये भी जानना जरूरी है कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है और इन्वायरमेंटल साइंस में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है और किस तरीके से ये एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इससे रिलेटेड। फिलहाल इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट होता क्या है और इसकी प्रोसेस क्या है। तो चलिए देखते हैं। सिंपली अगर डिफाइन किया जाए इन्वायरमेंटल साइंस को तो हम कह सकते हैं कि इट इज़ अ डिफाइन एज एन एक्टिविटी डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई एंड प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट। डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई, वर्ड्स पे ध्यान देना। डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई, इट इज़ एन एक्टिविटी डिज़ाइन टू आइडेंटिफाई, बनाया गया है आइडेंटिफाई करने के लिए, एंड द प्रिडिक्ट द इम्पैक्ट, और इम्पैक्ट को प्रिडिक्ट करने के लिए, फोरकास्ट के लिए, ऑफ लेजिस्लेटिव proposal, policies, program, project and operational procedure on the biogeographical environment and on the health, biogeographical environment पे भी and on health well-being of humans being, and to interpret and communicate information about the impact। ये इसकी जो बुकिश लैंग्वेज है उस तरीके से पूरी तरीके से समझाया गया है कि हाँ ये एक तरीके की एक्टिविटी है जिसमें ये डिज़ाइन किया जाता है आइडेंटिफाई करने के लिए क्या इम्पैक्ट होगा, किसी भी प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश किया जा रहा है तो उसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट पे क्या होगा, ह्यूमन के हेल्थ बीइंग्स पे क्या होगा, और इसी को इंटरप्रेट करके कम्युनिकेट किया जाता है इसके इम्पैक्ट को, ताकि इसका ये हो सके या ना हो सके, ये डिफाइन करता है। लेकिन हम इसको सिंपली भाषा में और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट इन्वायरमेंटल असेसमेंट क्या है। सिंपली आप समझो, सिंपल में ये कह सकते हो अ फॉर्मल प्रोसेस, एक सिंपल सा एक फॉर्मल प्रोसेस है क्या करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए। क्या आइडेंटिफाई करने के लिए? ये आइडेंटिफाई करने के लिए कि जो भी आप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो उसका, उस प्रोजेक्ट का या एक्टिविटी का, चाहे वो एक्टिविटी हो, एक्टिविटी मीन्स हो गई कि आप एक्सपेंशन कर रहे हो, यानी जैसे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो डेवलपमेंट के नाम पे, या क्या कहते हैं कि आप कि एम्प्लॉयमेंट के नाम पे कोई भी एक्टिविटी कर रहे हो, या फिर कोई आप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो, उसका एनवायरनमेंट पे और ह्यूमन हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। यानी फॉर्मल प्रोसेस फॉर आइडेंटिफाई लाइकली इफेक्ट्स ऑफ एक्टिविटीज और प्रोजेक्ट्स ऑन द एनवायरनमेंट एंड ऑन ह्यूमन हेल्थ एंड वेलफेयर, यानी इसका इम्पैक्ट इन्वायरमेंट और ह्यूमन हेल्थ पे क्या होगा और क्या होगा। मीन्स एंड मेजर टू मिटिगेट एंड मॉनिटर दिस इम्पैक्ट। इसको आइडेंटिफाई करना, आइडेंटिफाई करने के बाद इसके मिटिगेशन और मेजर को भी मॉनिटर करना, और इसके इम्पैक्ट को बताना कि किस तरीके से आप मिनिमाइज कर सकते हो और क्या इसके मिटिगेशन मेजर्स यूज किए जा सकते हैं। ये पूरे प्रोसेस जो आता है वो EIA में आता है। EIA में रिपोर्ट में मेंशन किया जाता है कि हाँ हम ये प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, इसका यहाँ के इन्वायरमेंट पे, यानी जो भी आपका फ्लोरा एंड फौना है उस पर ये इम्पैक्ट पड़ेगा, इस प्रोजेक्ट से ह्यूमन हेल्थ पे ये इम्पैक्ट पड़ेगा, और इसको रोकने के लिए हमारे ये मेजर्स एंड मिटिगेशंस हैं जो हम इम्प्लीमेंट करेंगे टाइम टू टाइम मॉनिटरिंग करते हुए। अब मैंने यहाँ पे इन्वायरमेंट वर्ड्स को कैपिटलाइज किया बिकॉज इन्वायरमेंटल इज अ ब्रॉडली इंटरप्रिटेटेड फिजिकल एंड बायोलॉजिकल एंड सोशल। देखो इन्वायरमेंट सिर्फ इन्वायरमेंट नहीं है, इन्वायरमेंट में बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड होती हैं, एवरीथिंग। अगर आप सिंपली भाषा में जाओ तो व्हाट इज़ द इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट्स मीन्स इन्वायर, जो आपकी ग्रीक वर्ड से बना है, इसका हम टू सराउंड, आपके सराउंडिंग जो भी चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें इन्वायरमेंट है। उसमें आपकी फिजिकल चीज़ें, बायोलॉजिकल चीज़ें और यही दोनों चीज़ें मिलकर के एक सोशल चीज़ का भी
निर्माण करती हैं, यानी फॉर्मेशन करती हैं। अब EIA टर्म्स में आप देखोगे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट की बात हुई है, न कि इफेक्ट की बात हुई है। अब इम्पैक्ट की बात क्यों हुई है, इफेक्ट की बात क्यों नहीं है? व्हाट इज़ एन इम्पैक्ट? आप सोचो कि इम्पैक्ट ही क्यों, इफेक्ट क्यों नहीं यूज़ किया गया? बिकॉज अगर आप समझोगे तो इम्पैक्ट जो होता है इसका पॉजिटिव एंड निगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकता है। इफ़ेक्ट जो होता है हमेशा नेगेटिव इफ़ेक्ट होता है। कभी आप ये नहीं सुने कि हाँ इस चीज़ का ये पॉजिटिव इफ़ेक्ट है, कभी ऐसा वो कोई वर्ड सुना होगा कि पॉजिटिव इफ़ेक्ट है? नहीं। हाँ, ये सुना ज़रूर होगा कि हाँ ये इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट है, ये इसका नेगेटिव इम्पैक्ट है। तो किसी भी प्रोजेक्ट का दो भी इम्पैक्ट हो सकते हैं। अगर आप कोई डैम का कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं तो उसके स्टैंड्स में दो चीज़ें आएंगी, एनजीओ होगी या पब्लिक होगी तो उसकी डीमेरिट गिनाएंगी, गवर्नमेंट होंगे या जो उसको इस्टेब्लिश कर रहे होंगे वो उसके प्रॉफिट बताएंगे कि हाँ इससे ये प्रॉफिट है, और जो आपके एनजीओ होंगे और पब्लिक्स होगी वहाँ की माइग्रेशन करने वाली वो बताएंगी नहीं इससे ये निगेटिव इम्पैक्ट हो सकता है। तो इम्पैक्ट इसीलिए यूज़ किया गया है यहाँ पे वर्ड कि इसके पॉजिटिव और निगेटिव इम्पैक्ट दोनों हो सकते हैं। बिकॉज द इम्पैक्ट ऑफ एन एक्टिविटी is a deviation, a change from that baseline situation that is caused by the activity। अब यहाँ पे baseline word यूज़ हुआ है। देखो baseline word यूज़ हुआ है, baseline मतलब क्या हो गया? baseline एकदम स्टार्टिंग में। baseline means the baseline situation is the existing environmental situation or condition in the absence of activity। कोई भी आपका एक्स एरिया है, कोई भी आपका डिस्ट्रिक्ट में आप कोई प्लेस चूज़ किए हो कि मैं यहाँ पे अपना पावर प्लांट बनाऊँगा या भी मैं अपना यहाँ पे कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करूँगा, तो उस इस्टेब्लिशमेंट से पहले यानी एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल सिचुएशन, ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है एग्जिस्टिंग इन्वायरमेंटल सिचुएशन और कंडीशन इन द एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी, यानी कि वहाँ पे जब कोई एक्टिविटी ना हुई हो, जब कोई प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश ना हुआ, उस टाइम पे वहाँ पे सारी जो भी बायोलॉजिकल, फिजिकल और सोशल चीज़ें हैं, फ्लोरा फोना, उन सब की कंडीशन क्या है, तो उसको बोला जाएगा बेस लाइन। बेस लाइन सिचुएशन इज़ द की कॉन्सेप्ट इन EIA। देखो बेस लाइन में आपकी क्या एनालाइज की जाती हैं? इन बेस लाइन में आप ये एनालाइज करोगे कि हाँ भैया यहाँ पे वाटर क्वालिटी क्या है, सॉइल क्वालिटी क्या है, फोना क्या है, एनवायरमेंटल हेल्थ क्या है, फ्लोरा की क्वालिटीज़ क्या है, स्पेशल इकोसिस्टम में आप देखोगे कि किसी भी तरीके की स्टोन स्पीसीज, कोई की स्टोन स्पीसीज, कोई फ्लैक्सिव स्पीसीज, किसी भी तरीके की कोई स्पीसीज तो नहीं है जो इम्पैक्ट डालेगी। मैं यहाँ पे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहा हूँ तो इस प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश से वाटर की क्वांटिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, वाटर की क्वालिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, इसकी रिलायबिलिटी पे क्या, एक्सेसिबिलिटी पे क्या पड़ेगा, सॉइल इरोजन पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्रॉप प्रोडक्टिविटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फैलो पीरियड्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, सैलिनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, फौना में आपका पॉपुलेशन और हैबिटेट्स पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। ये सारी चीज़ें EIA में आपको मेंशन करनी होती हैं और इन्हीं सब चीज़ों से ही जो टूल्स होते हैं आइडेंटिफाई किए जाते हैं कि हाँ ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा है, ये इतने वास्ट लेवल पे इन सारी चीज़ों को इम्पैक्ट डालेगा, तो इसका EIA होना ज़रूरी है कि नहीं। इसी तरीके से जब मैं आपको EIA नोटिफिकेशन 1994 और 2006 भी बताऊंगा, उसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इसमें मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया है, तो उसमें पता चलेगा कि हाँ इसमें शेड्यूल वाइज किस तरीके से फर्स्ट और सेकेंड और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट में किस तरीके से कैटेगरी और B में डाले गए हैं, कौन से A में आते हैं, कौन से V में आते हैं, और उसका इम्पोर्टेंस क्या है, किसका EIA होना चाहिए, किसका EIA नहीं होना चाहिए। लेकिन यही जो चीज़ें हैं बेसलाइन सिचुएशन और इसका फ्यूचर में क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उस प्रोजेक्ट्स के द्वारा, इन सारी चीज़ों पे यही आइडेंटिफाई कर देती हाँ इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है कि शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट कैसा होगा। वैसे ही देख लो यहाँ पे कि टाइम दिया हुआ है, वाटर टेबल दी हुई है, जैसे जैसे टाइम बढ़ेगा वाटर टेबल डिक्लाइन होती जाएगी, यानी इस प्रोजेक्ट का इस पे वाटर टेबल पे काफ़ी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। दिस चार्ट इज ऑफ द ग्राउंड वाटर लेवल शोज बोथ वेरिएबिलिटी एंड ट्रेंड्स ओवर द टाइम, बोथ आर द पार्ट ऑफ ग्राउंड वाटर बेसलाइन सिचुएशन के बारे में बता रहा है ये। द बेसलाइन सिचुएशन इज नॉट सिंपली अ स्नैपशॉट। Describing the baseline situation requires describing both normal variability, environmental components, current trends in these component। baseline से related आपके environment में क्वेश्चन भी आया है। देखो baseline में बस आप इतना ही जानो कि baseline आपका क्या है। baseline बस यही है आपका कि
एग्जिस्टिंग सिचुएशन, इन्वायरमेंटल सिचुएशन, कंडीशन, जो ये है एब्सेंस ऑफ एक्टिविटी, यानी जब आप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश कर रहे हो उसके पहले की जो एक्टिविटी होगी वो होगी आपकी बेसलाइन सिचुएशन की एक्टिविटी। यहाँ यानी वहाँ पे प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, उससे पहले वहाँ की एयर क्वालिटी कैसी है, उसके पहले वहाँ की वाटर क्वालिटी कैसी है, क्वांटिटी कैसी है, सॉइल क्वालिटी कैसी है, सॉइल क्वांटिटी कैसी है, फ्लोरा कैसे हैं, फोना कैसे हैं, की स्पीसीज क्या है, ट्री कवर कितने हैं, वेजिटेशन कितना है, क्रॉप लैंड्स कितने हैं, सारी चीज़ों पे जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो सारी चीज़ें आपकी बेसलाइन स्टडी में आ जाएंगी। अब इम्पैक्ट्स के बेसिस पे किस तरीके से आइडेंटिफाई किया जाएगा कि हाँ इस प्रोजेक्ट के द्वारा डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ने वाला है या इनडायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा। डायरेक्ट इम्पैक्ट हो गया कि सीधा सीधा एयर पोल्यूशन होगा, सीधा सीधा वाटर पोल्यूशन होगा, या फिर कुछ इनडायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा कि हाँ इसमें थर्मल पोल्यूशन होगा, उसके बाद डीओ होगा, फिर उसके बाद कुछ न्यूट्रिएंट्स निकलेंगे, फिर यूट्रोफिकेशन होगा। इन सारे प्रोसेस के द्वारा हो सकता है। शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट होगा, एडवर्स इम्पैक्ट होगा या बेनिफिशियल इम्पैक्ट होगा, क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट होगा यानी एक दूसरे से जुड़ते हुए। जैसे क्लाइमेट चेंज में आप सारी चीज़ों को जोड़ते जाओ कि हाँ पहले आपका क्या कहते हैं कि ट्रीज़ कटेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड इंक्रीज़ होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होने से ग्रीन हाउस गैसेस और बढ़ेंगी, टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा, टेम्परेचर इंक्रीज़ होने से ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने की वजह से क्लाइमेट शिफ्टिंग होगी, वेरिएबिलिटी आएगी, मानसून चेंजेस होंगे, धीरे धीरे सारी चीज़ें होंगी। उसके बाद पूरा का पूरा क्लाइमेट चेंज हो जाएगा या क्लाइमेट शिफ्ट हो जाएगा। तो ये एक दूसरे से जुड़ते हुए जो इम्पैक्ट होते हैं। फिर उसकी इम्पैक्ट इंटेंसिटी कितनी होगी, डायरेक्शन क्या होगा, किस वे में चलेगा, स्पेशियल एक्सटेंट कितना दूर तक रहेगा उसका, ड्यूरेशन कितना होगा, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी, रिवर्सिबिलिटी कितनी होगी, प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, सारी चीज़ें जो हैं आपको रिपोर्ट में मेंशन करना पड़ता है कि हाँ ये प्रोसेस का जो इम्पैक्ट होने वाला है वो कैसा होने वाला है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, एडवर्स, बेनिफिशियल, इंटेंसिटी कितनी होगी, डायरेक्शन क्या होगा, किस वे में बढ़ेगा वो, मतलब कितने एरिया को प्रभावित कर सकता है, कितने एरिया में इम्पैक्ट डाल सकता है, कितने लंबे समय तक इसका इम्पैक्ट रह सकता है, फ्रीक्वेंसी कितनी होगी इसकी, प्रोबेबिलिटी क्या होगी। बट ऑल इम्पैक्ट आर नॉट ट्रीटेड इक्वली। हाँ अब ये भी आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ता है। जब आप ये रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो तो देख रहे हो कि हाँ इससे ये इम्पैक्ट पड़ेंगे, पर ऐसा ज़रूरी नहीं है कि किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट की वजह से सारे इम्पैक्ट हों। कोई एक ही प्रोजेक्ट आप इस्टेब्लिश करो और उससे एयर भी उतना ही पोल्यूशन हो जितना वाटर पोल्यूशन हो, उतना सॉइल पोल्यूशन हो, नहीं, कोई पर्टिकुलर इम्पैक्ट ऐसा होगा। जैसे कि आप एनटीपीसी लगा रहे हो, उससे थर्मल पावर पोल्यूशन हो, थर्मल पोल्यूशन हो रहा है तो थर्मल ही होगा, एयर पे इम्पैक्ट कम पड़ रहा है तो कम होगा। वो एयर अगर एयर और वाटर पे इम्पैक्ट पड़ रहा है तो सॉइल पे कम होगा, नॉइस पे कम होगा। बस कुछ ऐसे इम्पैक्ट्स होंगे जो पर्टिकुलर एरिया पे ज़्यादा होंगे, तो आपको उन्हीं पे ही फोकस करना है। इट इज़ इसेंशियल इन द EIA टू फोकस ऑन द मोस्ट सिग्निफिकेंट, जो बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट होगा उसी पे करना, अदरवाइज आपका कॉस्ट एनालिसिस पड़ जाएगी, कॉस्ट पड़ जाएगा प्रोजेक्ट का। तो जब आप CBA करते हो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, वो आपका थोड़ा सा डाइवर्ट बताएगा, सही नहीं बताएगा आपके अकॉर्डिंग, आपके बजट के अकॉर्डिंग। फिर आप इसमें हो सके जो इन्वायरमेंटल फिल्टर्स लगाए जाते हैं कि ऑल द पॉसिबल इफेक्ट ऑफ प्रपोज्ड प्रोजेक्ट्स, इन्वायरमेंटल फिल्टर लगाओगे तो सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ही, जैसे कि आपने इतने इम्पैक्ट आइडेंटिफाई किए, 7 इम्पैक्ट आइडेंटिफाई किया और 3 इन्वायरमेंटल फिल्टर लगाने के बाद सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट बने, तो इन्हीं को आप डिसीजन फैक्टर इन्वायरमेंटल रिलेवेंस के बेसिस पे स्केलिंग करोगे कि इनमें 3 में से ज़्यादा कौन है, डिसेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में। फिर उसी बेस पे आप की स्ट्रेटजी होती है मेंटेन करने की कि हाँ हम ऐसा करेंगे। इससे आपकी कॉस्ट भी अच्छी बनती है, ऑडिटिंग भी सही से होती है और एक अच्छी EIA रिपोर्ट प्रिपेयर होती है। देखो EIA में क्या प्रोसेस होता है, सबसे पहले तो होता है प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग करना, यानी ये प्रोसेस, ये प्रोजेक्ट को EIA नीड है नहीं, वो आपके कई टूल्स होते हैं। जब EIA मेथोडोलॉजी आप पढ़ेंगे तो EIA मेथोडोलॉजी में आपको पता चलेगा, जैसे कि चेकलिस्ट मेथड हो गया, आपका एडहॉक मेथड हो गया, मैट्रिक्स मेथड हो गया, CBA मेथड हो गया, ओवरले मेथड हो गया, बहुत सारे मेथड हो गए। ये सारे मेथड बताते हैं कि हाँ ये इसको EIA की ज़रूरत है कि नहीं है। फिर उसकी इंटेंसिटी के बेस पे ये बड़ा प्रोजेक्ट है, इसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट है, शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है, अगर बड़ा प्रोजेक्ट तो इसका EIA होना है या नहीं होना है। तो ये स्क्रीनिंग में आपको आइडेंटिफाई हो जाएगा कि EIA होना है, इसका नहीं होना। फिर स्कोपिंग में विच इम्पैक्ट एंड इशू कंसीडर, कौन सा इम्पैक्ट एंड इशू जो सिग्निफिकेंट चीज़ें होंगी उसको आप कंसीडर करोगे। डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रोजेक्ट एंड डेवलपमेंट एक्शन, ये सारी चीज़ें आप डिफाइन करोगे। फिर आप क्या होगा कि डिस्क्रिप्शन ऑफ द इन्वायरमेंटल बेसलाइन, इसको डिस्क्राइब करोगी। करंट सिचुएशन में आप प्रोजेक्ट इस्टेब्लिश करने जा रहे हो, उससे पहले यहाँ पे क्या कैसी सिचुएशन है, फ्लोरा फोना यानी बायोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, तीनों सिचुएशन, लिथोस्फीयर, सबकी आप डिटेल वहाँ पे दोगे।
पब्लिक कंसल्टेशन, इन्हीं तीनों स्टेज में आएगा। स्कोपिंग से लेकर के आपका प्रिडिक्शन ऑफ इम्पैक्ट, इवेलुएशन, असेसमेंट, सिग्निफिकेंट ऑफ इम्पैक्ट, आइडेंटिफिकेशन, मिटिगेशन मेजर्स फिर आप लोगे, फिर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइंडिंग इन EIS, फिर आपका रिव्यू करोगे EIS का, फिर डिसीजन मेकिंग के पास जाएगा, पोस्ट डिसीजन मेकिंग होगी, ऑडिटिंग होगी, फिर उसके बाद आपके फाइनल रिपोर्ट सबमिशन होता है। सबसे पहले मेन चीज़ जो आपकी होती है यही होती है कि प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग होना। आपकी प्रोजेक्ट की स्क्रीनिंग के बाद स्कोपिंग करना है, स्कोपिंग के बाद प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट एक्शन प्लान के बारे में बताना कि हाँ ये है, बेसलाइन डेटा के बारे में बताना, इम्पैक्ट्स के बारे में बताना, सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट के बारे में बताना, फिर उसके मिटिगेशन और मेजर बताओगे। जस्ट उसके बाद फिर आप उसको आप रिपोर्ट बना करके आप आगे बढ़ा दोगे, क्या कहते हैं, आपकी मिनिस्ट्री की तरफ। फिर उसमें प्रेजेंटेशन और फाइंडिंग होगी आपकी, उसमें फिर रिव्यू किया जाएगा उसका, फिर डिसीजन मेकिंग बॉडिंग होगी जो अप्रेजल कमेटी, उस पर आपका डिसीजन देगी, फिर पोस्ट डिसीजन मॉनिटरिंग होगी आपकी, फिर ऑडिटिंग होगी, और उसके बाद फाइनल आप उस रिपोर्ट को सबमिट किया जाएगा, एक्सेप्ट किया जाएगा। अगर नहीं उन सारे रूल एंड रेगुलेशन को फॉलो किया जाता है, टर्म्स ऑफ रेफरेंस भी किसमें सेलेक्ट किया जाता है ये भी आपको ध्यान रखना है। स्कोपिंग में ये सारी चीज़ें लॉ से रिलेटेड होंगी, तो जब मैं नोटिफिकेशन 2006 एंड 1994 बताऊंगा तो डिटेल में बताऊंगा। फिलहाल जो इसका प्रोसेस होता है वो स्क्रीनिंग, स्कोपिंग, फिर उसके बाद आपका बेसलाइन डेटा, फिर इम्पैक्ट, फिर मिटिगेशन हो गया आपका, फिर प्रेजेंट करना आपका प्रेजेंटेशन, फिर रिव्यू के लिए भेजना, फिर डिसीजन मेकिंग बॉडी के पास भेजना, फिर पोस्ट डिसीजन मॉनिटरिंग होगी उसकी, फिर उसी में आपका कंप्लीट सबमिशन होता है। थैंक यू। और फिर उसके बाद आप देखते हैं अगला हमारा जो वीडियो होगा वो आपका EIA नोटिफिकेशन पे ही होगा, 1994 या 2006 पे। इस पर ताकि डिटेल में आप स्टडी करो। फिर आपके EIA मेथोडोलॉजी जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैप्पी